दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं आज के इस वीडियो में लाया हूँ मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चन जो कैनरा बैंक के स्केल 1 to 2 के प्रमोशन एग्जाम में आए थे और जिनका एग्ज़ाम 14 दिसंबर 2019 को हुआ था। मतलब पिछले ही सत्र में 14 दिसंबर 2019 को जो स्केल 1 to 2 कैनरा बैंक में हुए थे उनके एमसीक्यू सीरीज़ लेके आया हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे उस रिकॉल क्वेश्चन के बारे में कि क्या क्या सवाल आए थे। इससे क्या होगा, आपको मदद मिलेगी कि किस तरह के सवाल आते हैं और उनका ट्रेंड्स पता चलेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा कि कैसे सवाल आते हैं और उनको किस तरीके से हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आज का पहला सवाल देखिए, स्क्रीन पर आपके है और सवाल है कि सरफेसी एक्शन 2002 एलिजिबल अमाउंट, मतलब कौन से अकाउंट में सरफेसी एक्ट चलाए जाते हैं। और आपके ऑप्शन हैं, पहला एनपीए अकाउंट एबव 1 लाख, एनपीए अकाउंट एबव ₹10 लाख, एनपीए अकाउंट एबव ₹2 लाख एंड एनी अमाउंट। जी हाँ, यहाँ पूछा गया है कि सरफेसी एक्ट एलिजिबल अमाउंट कितना है। तो ये सरल सा सवाल है, आप सभी जान रहे होंगे। अगर मेरे साथ अभ्यास करना चाहेंगे तो आप मेरे बोलने से पहले आंसर भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर होगा एनपीए अकाउंट अबव ₹1 लाख। उनमें जो आउटस्टैंडिंग है 1 लाख से ज़्यादा होने चाहिए तभी सरफेसी एक्शन चलाए जाते हैं। अगर 1 लाख से कम है तो सरफेसी एक्शन नहीं चलाए जा सकते। तो यहाँ पर सही उत्तर है 1 लाख, क्योंकि सरफेसी एक्शन में कंडीशन होती है, एक तो 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, प्लस वो जो ड्यू अमाउंट है उसका 20% से ज़्यादा बकाया होनी चाहिए, तभी वो सरफेसी एक्शन चलाए जा सकते हैं। तो यहाँ सही उत्तर होगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस ₹1 लाख एंड एबव। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 2 के अनुसार, इफ़ ए ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज ओवरड्यू फॉर 61 days to 90 days देन इट इज़ क्लासिफाइड। अगर कोई ओवरड्राफ्ट अकाउंट है और वो 61 डेज से 90 डेज तक ओवरड्यू है तो वो कौन सा क्लासिफिकेशन कहलाएगा। एक्चुअल में होगा तो ये स्टैंडर्ड एसेट, ले एनपीए अकाउंट नहीं होगा, लेकिन आपके ऑप्शन दिया है SMA 0, SMA 1, SMA 2 एंड एनपीए। तो जी हाँ दोस्तों, आपने अभी पढ़ा होगा एनपीए वाले में, मैंने वीडियो भी बनाया था। 0 से 30 डेज़ का इरेगुलर है तो उसको SMA 0 बोलते हैं, 31 से 60 तो SMA 1 बोलते हैं और 61 to 90 है तो SMA 2 बोलते हैं। तो यहाँ सही उत्तर होगा SMA 2। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है और सवाल नंबर 3 के अनुसार, व्हाट इज़ द टारगेट फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेज अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर। जी हाँ, प्रियॉरिटी सेक्टर के अंतर्गत माइक्रो इंटरप्राइजेस का टारगेट क्या है और आपके ऑप्शन दिए हैं 5% ऑफ एनबीसी आर CEOB विच एवर इज हायर and 7.5% of ANBC or CEOB whichever is higher, and C 8% of ANBC or CEOB whichever is higher, and D 10% of ANBC or CEOB whichever is higher। जी हाँ, देखिए यहाँ माइक्रो इंटरप्राइजेस के टारगेट में पूछा गया है तो माइक्रो इंटरप्राइजेस का जो टारगेट का सही उत्तर है 7.5 ऑफ ANBC और CEOB whichever is higher। जो सही उत्तर होगा 7.5% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट आर क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर। तो इसका सही उत्तर होगा बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। इन गार्नेसी ऑर्डर इफ अमाउंट इज नॉट मेंशन देन, पूछा गया कि गार्नेसी ऑर्डर में अगर अमाउंट मेंशन नहीं किया गया है तो क्या करेंगे। तो ऑप्शन है, इट इज़ ए इनवैलिड अटैचमेंट, ऑप्शन बी इंटायर अमाउंट विल बी अटैच्ड, विल बी रिटर्न एंड नन ऑफ दिस। जी हाँ, इसमें पूछा गया अगर एक गार्नेसी ऑर्डर प्राप्त होता है और उसमें मेंशन नहीं है अमाउंट कितना अटैच करना है तो क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है, गार्नेसी ऑर्डर में अगर अमाउंट नहीं है तो अमाउंट जो है इंटायर अमाउंट अटैच कर दिया जाएगा। अगर गार्नेसी अमाउंट में अगर अमाउंट दिया हुआ है तो उस समय पर जब ये ऑर्डर मिलता है उस समय पर जो बैलेंस अवेलेबल है उस पर लग जाता है, उसके बाद आने वाले अमाउंट पर नहीं लगता। और अगर अमाउंट लिखा नहीं है तो इंटायर अमाउंट विल बी अटैच्ड। जी हाँ, तो यहाँ सही उत्तर होगा इंटायर अमाउंट विल बी अटैच। इसी में अगर अटैचमेंट ऑर्डर होता और अमाउंट नहीं लिखा है तो इनवैलिड होता। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ सही उत्तर होगा बी, इंटायर अमाउंट विल बी अटैच्ड। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बाई HUF। जी हाँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए मैक्सिमम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या इन्वेस्टमेंट है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपके ऑप्शन 1 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, नन ऑफ दिस। जी हाँ दोस्तों, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है इसमें जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 4 किलोग्राम। इंडिविजुअल के लिए भी है और HUF के लिए है, और ट्रस्ट और अदर एंटिटीज़ के लिए जो है वो 20 किलोग्राम है। तो यहाँ सही उत्तर होगा 4 किलोग्राम। जो मैक्सिमम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है HUF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है 4 किलोग्राम।
जी हाँ दोस्तों, आप बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 6 के अनुसार व्हाट इज़ द मैक्सिमम क्लेम अमाउंट फॉर फाइलिंग ए सूट इन डीआरटी। जी हाँ, डीआरटी में सूट करने के लिए, दावा दायर करने के लिए, अगर कोई ग्राहक पैसा नहीं दे रहा है तो उससे दावा दायर करने के लिए मैक्सिमम सूट जो क्लेम अमाउंट कितना होना चाहिए। आपके ऑप्शन है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख एंड नन ऑफ दिस। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल तो आप सभी को आता होगा। इसका सही उत्तर है 20 लाख। ये पहले 10 लाख था जिसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिए गए हैं, तो ये इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही उत्तर होगा 20 लाख। मिनिमम जो क्लेम अमाउंट 20 लाख होगा तभी हम डीआरटी पे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है लोन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर मार्केटिंग देयर प्रोड्यूस ऑफ मैक्सिमम लोन ऑफ ₹5 करोड़ इज क्लासिफाइड अंडर। जी हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी को उनके मार्केट करने के लिए उनके प्रोड्यूस का मैक्सिमम लोन 5 करोड़ दिया जाता है, और ये एग्रीकल्चर में आता है। लेकिन एग्रीकल्चर के किस सेक्टर में क्लासीफाई होता है? प्रियॉरिटी सेक्टर में। आपके ऑप्शन है फार्म क्रेडिट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंसिलरी सर्विसेज, अदर प्रियॉरिटी सेक्टर। जी हाँ, यहाँ पर एग्रीकल्चर के 3 भाग होते हैं, फार्म क्रेडिट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और एंसिलरी सर्विसेज। और ये जो लोन है, लोन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर मार्केटिंग देयर प्रोड्यूस और मैक्सिमम 5 करोड़, ये आएगा एंसिलरी सर्विसेज में। तो इसका सही उत्तर होगा एंसिलरी सर्विसेज में। चलिए अब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, और सवाल नंबर 8 में पूछा गया है इन सुकन्या समृद्धि योजना इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। सुकन्या समृद्धि योजना में जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो कैसे कंपाउंडेड होता है? मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। ये सुकन्या समृद्धि योजना में जो इंटरेस्ट है वो ईयरली कंपाउंडेड होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ईयरली कंपाउंडेड। जी हाँ, बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 9 के अनुसार व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इन केस ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इन अकाउंट। अगर एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मिला है किसी ग्राहक के द्वारा उसके अकाउंट में, तो वहाँ पर रिलेशनशिप क्या डेवलप होगा बैंक और कस्टमर के लिए? ऑप्शन दिए हैं डेटर क्रेडिटर, क्रेडिटर डेटर, एजेंट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एजेंट। जी हाँ, जब जमा रखता है बैंक जो है डेटर हो जाता है और कस्टमर क्रेडिटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाए तो बैंक हो जाएगा एजेंट और कस्टमर हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ सही उत्तर है एजेंट एंड प्रिंसिपल। दोस्तों आप बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है कि कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए व्हेन इट इज़ नॉट रिन्यूड विद इन ड्यू डेट ऑफ रिन्यूअल। जी हाँ, अगर कोई कैश क्रेडिट है और ओवरड्राफ्ट अकाउंट है वो एनपीए क्लासीफाई हो जाएगा अगर वो कितने दिनों के अंदर रिन्यू ना हो। 2 कंडीशन होते हैं कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट में एनपीए होने के लिए, ये तो 90 डेज़ का आउट ऑफ ऑर्डर हो या रिन्यूअल कितने दिनों के अंदर ना हो। तो आपके ऑप्शन दिए हैं 90 डेज़, 180 डेज़, 365 डेज़ एंड नन। जी हाँ दोस्तों, ये भी आप सभी को पता होगा और इसका सही उत्तर है 180 डेज़। अगर ड्यू डेट ऑफ रिन्यूअल से 180 डेज़ के अंदर अगर रिन्यूअल नहीं हुआ तो सीसीओडी अकाउंट जो है एनपी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 180 डेज़। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 11 के अनुसार इन डे एनआरएलएम पंचसूत्र व्हाट इज रॉन्ग ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में जो लोन फाइनेंस किए जाते हैं उनमें 5 सूत्र होता है। उन 5 सूत्रों को पालन करना होता है। और 5 सूत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन गलत है इसको चुनने के लिए दिया गया है। और उनके ऑप्शन है रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर बुक कीपिंग, रेगुलर लेंडिंग टू एनीवन एंड रेगुलर रीपेमेंट। जी हाँ, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत है, वो है रेगुलर लेंडिंग टू एनीवन। जी हाँ, एनीवन को लेंडिंग नहीं होता, वो ग्रुप के मेंबर को ही लेंडिंग होता है। तो यहाँ रॉन्ग ऑप्शन है रेगुलर लेंडिंग टू एनीवन, यहाँ होना चाहिए रेगुलर लेंडिंग टू ग्रुप मेंबर। तो यहाँ सही उत्तर होगा रेगुलर लेंडिंग टू एनीवन। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। चार्जेस आर टू बी रजिस्टर्ड इन सेंट्रल रजिस्ट्री शेरशाह विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ ईएम। जी हाँ, शेरशाह में कितने दिनों के अंदर जो है चार्ज क्रिएट हो जाना चाहिए। आपके ऑप्शन है 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज, नन ऑफ दिस। जी हाँ दोस्तों, ये सीधा सही उत्तर है इसका। 30 डेज़ के अंदर इसमें चार्ज जो है क्रिएट हो जाना चाहिए शेरशाह में ईएम के बाद। तो इसका सही उत्तर होगा 30 डेज़। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। मैक्सिमम फाइनेंस टू सोलर एनर्जी अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर इज पर प्रोजेक्ट। जी हाँ, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर प्रियॉरिटी सेक्टर आता है और यहाँ पर सोलर एनर्जी को मैक्सिमम जो फाइनेंस होता है पूछा गया कितना होता है। आपके ऑप्शन है ₹10 लाख, ₹2 करोड़, ₹5 करोड़, ₹15 करोड़। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है अगर पर बारोवर देखा जाए, अगर इंडिविजुअल बारोवर है तो वो 15 लाख रुपया के हिसाब से होगा। और अगर कम्युनिटी लाइटिंग के लिए सोलर एनर्जी किया है तो 15 करोड़ होगा। लेकिन यहाँ पूछा है मैक्सिमम फाइनेंस टू सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के हिसाब से,
तो कम्युनिटी प्रोजेक्ट के हिसाब से पूछा गया तो यहाँ सही उत्तर होगा मैक्सिमम 15 करोड़। जी हाँ, अगर इंडिविजुअल हाउस में या इंडिविजुअल करेंगे तो 10 लाख, और अगर कम्युनिटी लाइटिंग करेंगे और प्रोजेक्ट करेंगे तो 15 करोड़। तो यहाँ सही उत्तर होगा 15 करोड़। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द अमाउंट डिपॉजिटेड इज़ कंसिडर एज ए बल्क डिपॉजिट। अगर कोई अमाउंट सिंगली डिपॉजिट होता है कितने अमाउंट तक कि उसको बल्क डिपॉजिट कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ₹15 lakhs एंड अबव, ₹1 crore एंड अबव, ₹2 crore एंड अबव, एंड नन ऑफ दिस। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई जमा आता है और वो कितने अमाउंट से सिंगल डिपॉजिट ज़्यादा होता है तो उसको बल्क डिपॉजिट कहते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर है इसका 2 crore एंड अबव। जी हाँ, 2 crore एंड अबव का अगर कोई डिपॉजिट है तो उसको बल्क डिपॉजिट गिना जाता है, बल्क डिपॉजिट माना जाता है। और ये पहले 1 करोड़ था जिसको बढ़ाकर फरवरी 2019 में बढ़ाकर इसको 2 करोड़ किया गया, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2 करोड़ एंड अबव इसका बल्क डिपॉजिट बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का ये अंतिम सवाल 15वां सवाल यहाँ पर चर्चा करते हैं, क्योंकि एक वीडियो में हम 15-15 सवाल या 20-20 सवाल के हिसाब से चर्चा करते हैं। आज इस वीडियो में हम 15 सवाल चर्चा कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के सवाल पे देखिए चर्चा करते हैं। 15 नंबर सवाल, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल अंडर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर ईयर। यह सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे कितना ब्याज देती है गवर्नमेंट। और आपके ऑप्शन है 2%, 2.5%, 3% एंड 3.5%। जी हाँ, ये इंटरेस्ट जो है सेमी एनुअली दिया जाता है और उनके जो प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें जमा कर दिया जाता है सेमी एनुअली उसके खाते में, और जो आखिरी वाला इंटरेस्ट है वो मैच्योरिटी के बाद उसको दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको बताना है। ये उत्तर आप पर छोड़ता हूँ, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है, कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल है। तो आप इसका सही उत्तर कमेंट करके आप लिखिए, मैं ये जो सवाल का उत्तर आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बैंकिंग, प्रमोशन और इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो के साथ आते रहता हूँ। इसी के और भी सवाल हैं, मैं अगले वीडियो में इसको ला दूँगा। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सफलता की कामना करते आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय बाय।